हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। माई सेल्फ मानवी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 का 10th चैप्टर किशोरावस्था की ओर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था क्या चीज़ होती है? ये क्या होती है? मनुष्य की जो लाइफ टाइम होता है, मनुष्य की जीवन काल की एक फेज़ होती है, एक अवधि होती है। ठीक है, इस अवधि में क्या होता है? ये कब स्टार्ट होती है? ये 11 से 12 वर्ष की आयु में शुरू होती है और कब तक चलती है? 18 से या 19 वर्ष की आयु तक चलती है। ठीक है, इस अवधि के अंदर मेनली होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि मनुष्य की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वो क्या होते हैं? जनन के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं? सक्षम हो जाते हैं। अब जनन क्या होता है? ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। जनन उसे कहते हैं कि कोई संतति अपनी जैसी संतति उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यानी किशोरावस्था के बाद जो मनुष्य है वो क्या हो जाता है? अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा क्या है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं, जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं, जिसके पश्चात या जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जनन के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ होती है कि ये जो फेज़ होती है ना, ये गर्ल्स के अंदर क्या होती है? 1-2 साल पहले शुरू होती है, लेकिन लड़कों के अंदर क्या होती है? थोड़ी लेट शुरू होती है। लेकिन होती कब तक की है? दोनों के अंदर ही 18 से 19 की एज तक की होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि इनमें क्या होता है, क्या क्या चेंज आते हैं, तो किशोरावस्था को एक और भी वर्ड से अपने बोलते हैं यौवनारंभ, या फिर इसे बोल दे प्यूबर्टी फेज। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि जो किशोरावस्था है, इसको एक तो हम बोलते हैं यौवनारंभ, जिसे प्यूबर्टी फेज कहते हैं। इसके अलावा किशोरावस्था को हम क्या बोलते हैं? टीनेज। किशोरावस्था के अंदर जो किशोर होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य की जो किशोरावस्था के दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं? किशोर बोलते हैं। उसको एक इंग्लिश में उसको बोलते हैं टीनेजर्स।
टीनेजर्स ही उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फैक्ट है कि जो किशोरावस्था है वो कब तक चलती है, 11 से 12 की उम्र के बाद 18 से 19 तक चलती है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपने नोट करें तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, तो इनके लास्ट में जो साउंड आ रही है, जो लिरिक आती है, वो किसकी आती है, टीन की आती है। इस कारण इनको क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं और उनसे क्या क्या होता है। तो हमारी हेडिंग है यौवनारंभ, या इसे बोल दो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन कौन सा होता है, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि में क्या होता है कि जब बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या होता है, उसकी हाइट इंक्रीज होती है, हाइट उसकी बढ़ती है। लेकिन किशोरावस्था, ये इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो उनकी हाइट है ना वो अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है कि इसके अंदर जो गर्ल्स की हाइट होती है ना वो पहले बढ़ती है, लेकिन जब लास्ट में जब देखा जाता है तो मोस्टली जो बॉयज़ की हाइट होती है ना वो ज़्यादा बड़ी होती है गर्ल्स की कंपेयर में। ठीक है, इसके बाद में सेकंड चेंज आता है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक आकृति में परिवर्तन का मतलब कि जो फिजिकली, मतलब सामने से हम जैसे देखते हैं, जो सामने से हम देख पाते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, वो मोटा है, पतला है, ये जो चेंजेस होते हैं ना इनको बोलते हैं शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तो क्या होता है कि जब किशोर जब बढ़ते हैं, जो टीनेजर्स की जो एज होती है उनमें क्या होता है, एक तो उनके जो कंधे हैं वो क्या हो जाते हैं, चौड़े होने लगते हैं, है ना। उनका जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। इसके अलावा जो लड़की है उनकी क्या आ जाती है, दाढ़ी मूंछें आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड कौन सा है हमारा, स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन, स्वर में क्या परिवर्तन आता है कि हम देखते हैं जब बड़े होते हैं तो क्या होता है कि जो बॉयज़ की जो आवाज़ होती है ना, जो लड़कों की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, फटने लगती है या भारी होती है। लेकिन जो लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, लड़कों के मुकाबले में पतली होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि टीनेजिंग एज जो होती है ना उसके दौरान क्या होता है कि लड़कों के गलों में क्या होता है, जो जिसे हम कंठमणि या एडम्स एप्पल बोलते हैं, वो क्या होता है, उभर कर गले के सामने की ओर दिखाई देने लग जाता है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो लड़कों के जो गले में क्या हो जाता है कि वो ऐसे उभरा हुआ दिखाई देता है। इसके कारण क्या होता है, उनकी आवाज़ जो है वो क्या हो जाती है, भारी होने लग जाती है। लेकिन लड़कियों की क्या होती है, आवाज़ पतली होती है। इसके बाद में फोर्थ चेंज क्या है, संवेद या
संवेद व तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। इसके अंदर क्या होता है, अपने मोस्टली देखते हैं जो बच्चे होते हैं, मतलब जो टीनेजिंग फेज जब उनकी चल रही होती है तो क्या होता है, उनके चेहरे पे क्या होती है, पिंपल्स आने लग जाते हैं या वाइट कलर की फुंसी होने लग जाती है। ये किसके कारण होती है कि उनकी बॉडी के अंदर जो तेल ग्रंथियां हैं यानी या जो सफ़ेद ग्रंथियां हैं उनका स्त्राव, उनकी जो क्रियाशीलता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारण उनकी जो बॉडी से है तेल जो होता है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है और जो वाइट मटेरियल, जो वाइटनेस होती है वो ज़्यादा होने लग जाती है। इस कारण उनके जो फुंसी वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा टीनेजिंग एज में ही होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे फिफ्थ चेंज जो होता है, क्या होता है कि जननांगों का विकास होना। टीनेजर्स के अंदर क्या होता है, जो जननांग है वो विकसित होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मेल है यानी जो नर है उनके अंदर क्या हो जाता है कि जो स्पर्म है वो बनने शुरू हो जाते हैं और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवम या जिसे हम क्या बोलते हैं अंडाणु भी बनना शुरू हो जाते हैं। और ये आपको याद होगा, रिमाइंड अगर आप करो लास्ट क्लास, उसके अंदर बताया था कि स्पर्म कौन बनाता है, टेस्टिस बनाती है, और ओवम कौन बनाता है, अंडाणु कौन बनाता है, अंडाशय या जिसे हम क्या बोलते हैं ओवरी बनाती है। ठीक है, तो ये इतने चेंजेस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण हम किसे कहते हैं कि जिसे देखकर हमें पहचान हो जाए कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं ना जिससे हम देख के बता देते हैं कि ये तो लड़का है और ये लड़की है। यानी जिन लक्षणों से लड़के या लड़की की पहचान होती है उसे हम क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये लक्षण कौन कौन से होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में क्या चेंज होता है कि बॉयज़ जो होते हैं उनके सबसे पहला क्या होता है कि उनके फेस पे क्या होती है, दाढ़ी मूंछें होती है ना। दूसरा क्या होता है, इनका जो सीना होता है वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, स्तनों का विकास हो जाता है। और गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, पतली होती है। लेकिन इनकी आवाज़ क्या होती है, बॉयज़ की आवाज़ भारी होती है ना। तो वे लक्षण जिनसे लड़के अथवा लड़की की पहचान होती है क्या कहलाते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद में एक छोटा सा डाउट आता है दिमाग में कि ये जो लक्षण होते हैं ये सब कौन कंट्रोल करता है ना। ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, अभी इनको कौन कंट्रोल करता है, इसका आंसर होता है इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको हार्मोन कंट्रोल करता है। यानी किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। और अब जो ये हार्मोन है, ये हार्मोन किसे कहते हैं, तो ये हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, एक केमिकल फ्लूइड होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। और ये कहाँ से आता है, कैसे बाहर से लेते हैं या हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो इसका आंसर क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। और ये किसके द्वारा
स्रावित किया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन है वो स्रावित किए जाते हैं और ये हार्मोन क्या करते हैं, जो हमारे लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। अब हम बात करें कि हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये बॉयज़ के अंदर और ये गर्ल्स के अंदर। बॉयज़ के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहला तो ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी बहुत प्रकार की होती है, लड़कों और लड़कियों में अलग होती है, कुछ सेम होती है लेकिन कुछ अलग होती है। तो अगर हम बात करें जो अलग होती है वो, तो बॉयज़ के अंदर क्या होती है, टेस्टिस जो होती है, जैसे हम बोलते हैं वृषण, वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को क्या करती है, स्रावन करती है। और इस हार्मोन से क्या होता है, इन चीज़ों का पता चलता, कौन कौन से इनमें लक्षण आते हैं, जिन चीज़ों से हमें पता चलता है ना कि ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, है ना, दाढ़ी मूंछ वगैरह, ये जो दाढ़ी मूंछें आ जाती है ना, ये, और उनकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, और वो क्या करते हैं, जो स्पर्म रिलीज़ करते हैं। ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, बॉयज़ के अंदर होता है। अब अगर हम बात करें गर्ल्स के अंदर, तो गर्ल्स के अंदर कौन होती है, जो ओवरी होती है वो कौन से हार्मोन छोड़ती है, एस्ट्रोजन, जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ती है, जिससे क्या होता है कि जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है वो रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें क्या होता है, स्तनों का विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, ये गर्ल्स के अंदर होता है कि जो ओवरी होती है वो एस्ट्रोजन छोड़ती है। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, और ये हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन से ये पहला काम क्या करता है, ये अंडाणु जो ओवम है वो रिलीज करवाता है, दूसरा इनमें स्तनों का विकास करवाता है, यानी जो पहचान वाले जो गुण है उनको विकसित करता है। ऐसे ही बॉयज़ के अंदर होता है कि जो टेस्टिस है, जो वृषण है, वो किसका स्राव करते हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी पहचान ना वाले जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। कौन से, दाढ़ी मूंछें आना, आवाज़ भारी होना, और एक क्या है, स्पर्म रिलीज़ करना। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि हार्मोन छोड़े जाएँ, ये कौन कंट्रोल करता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि कंट्रोल करती है। और इस ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगर हम बात करें कि जो पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है,
पीयूष ग्रंथि को भी कोई कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारे दिमाग के अंदर जो पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है जो वो क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि किन्हें कंट्रोल करती है? सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। और ये क्या करती है? हार्मोन छोड़ती है। और हार्मोन से क्या होते हैं? जो चेंजेस आते हैं, कुछ जो बीमारियां होती है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? अगर हम बिल्कुल लास्ट में देखें तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? माइंड के अंदर, दिमाग में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मनुष्य के अंदर जनन काल की जो अवधि होती है वो कितने टाइम की होती है और वो कैसे होती है। मनुष्य में जनन काल की अवधि। तो अगर हम बात करें मनुष्य के अंदर जनन काल की जो अवधि होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। ये जो स्त्रियों में क्या होती है? कम टाइम की होती है। पुरुषों की तुलना में, यानी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन जो पीरियड है वो मेल की कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। ये कितना होता है? ये 10 से लेके 12 की एज से शुरू होकर 45 से 50 की एज तक का होता है। ठीक है। लेकिन जो मेल होता है उनमें क्या होता है कि ये 10-12 की एज से शुरू होकर लगभग पूरे इनके लाइफ टाइम ही होता है, पूरे इनके लाइफ टाइम तक होता है। ठीक है। इसके अंदर जो ये जो लेडीज़ के अंदर जो फीमेल के अंदर जो ये टाइम जो ये प्यूबर्टी जो फेज़ होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यौवनारंभ। इसके अंदर क्या होते हैं? इनके जो ओवम होते हैं, यानी जो अंडाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। मतलब वो बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है। परिपक्व होने के बाद उनका उनको जो रिलीज़ करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। और कितने के टाइम की होती है? इनके अंदर 28 से 30 दिनों का गैप होता है। ये हर महीने एक ओवरी द्वारा, एक जो अंडाशय है, एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक ओवम रिलीज़ किया जाता है। ठीक है। जब ये ओवम रिलीज़ होता है तो इसके अंदर 2 कंडीशंस बनती है। कौन कौन सी कंडीशंस बनती है वो हम देखेंगे। पहली कंडीशन क्या बनती है कि जब ओवरी द्वारा रिलीज़ किया जाता है तो क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर क्या होगा कि जो यूटेरस है जिसे क्या बोलते हैं हम, गर्भाशय जो है, वो क्या कर लेता है? अपनी दीवार का जो स्तर है
वो मोटा कर लेता है। ठीक है, क्यों मोटा कर लेता है ये हम देखेंगे। जब ओवम को फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। यानी जब अंडाशय को अंडवाहिनी के अंदर छोड़ा जाता है तो वहाँ से जो स्पर्म, यानी जिसे बोलते हैं हम, जो शुक्राणु आकर मिलता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं तो मिलकर क्या होता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, फर्टिलाइजेशन होता है ना। यानी इनका निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद इनसे क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। और जब ये युग्मनज 32 केंद्रक या 32 कोशिकाओं का हो जाता है तो इसको क्या होता है, ये क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। और ये क्या होता है, गर्भाशय के अंदर रोपित होता है। इसलिए गर्भाशय क्या करता है, अपनी दीवार का स्तर मोटा कर लेता है ताकि ये जो युग्मनज है उसको अपने अंदर स्थापित कर सके। ठीक है, एक कंडीशन, पहली कंडीशन तो होती है ये। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है यानी अंडवाहिनी के अंदर जब आता है तब क्या होता है कि जो स्पर्म है वो वहाँ ना पहुँच पाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो यूटेरस का, जो गर्भाशय का जो मोटा स्तर है वो प्लस जो ये ओवम फैलोपियन ट्यूब से आया था ये, और कुछ प्लस कुछ जो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या होती है, फीमेल की बॉडी से रिलीज़ की जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। कुछ जो एक कौन एक तो यूटेरस का जो मोटा स्तर था, गर्भाशय का मोटा स्तर, दूसरा अंडाणु, और तीसरा जो रक्त वाहिकाएं जो कुछ थी उनके साथ इनको क्या करता है कि जो नर मादा है उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जब इनको निकाला जाता है तो इसे बोलते हैं ऋतु। इसके कारण जो फीमेल्स होती है उनके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं। ठीक है, जब सबसे पहली बार जब ये ऋतुस्राव होता है तो उसको बोलते हैं रजोदर्शन। सबसे पहली बार जो ऋतुस्राव होता है उसको बोलते हैं रजोदर्शन। और जो अंतिम के अंदर, यानी ये कब तक चलती है, ये जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन कब तक हो सकती है, 12 से लेके 45 या 50 साल की एज तक होती है। जब 45 या 50 साल की जो एज चलती है उस टाइम जो अंतिम जो ऋतुस्राव होते हैं उनको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। ठीक है, ये था मनुष्य में जनन काल की अवधि। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पहले हम बात करते हैं कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि किस चीज़ से पता चले कि वो फीमेल है या मेल है, यानी जिससे हमें नर व मादा का पता चलता है।
लिंग निर्धारण से क्या होता है, नर व मादा, मेल और फीमेल का पता चलता है। ठीक है, आपको रिमाइंड होगा हमने 8th चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कोशिका की जो कोशिका होती है उसके बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या था, एक केंद्रिका थी छोटी सी, और क्या थी, कुछ धागे नुमा संरचनाएं थी। इन धागे नुमा संरचना को हमने क्या बोला था, गुणसूत्र। क्रोमोसोम बोला था। ठीक है, अब बात आती है कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है, ये कितनी संख्या होती है, ये 23 जोड़ी होते हैं। यानी कितने होते हैं, 46 पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर के की कोशिका के अंदर। और ये कि प्रत्येक को मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कितने होते हैं, ये टोटल 46 होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इन 46 गुणसूत्रों या इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से क्या होता है, जो 2 गुणसूत्र या कह दें एक जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो किसके लिए होते हैं, लिंग निर्धारण के लिए होते हैं। किसके लिए, लिंग निर्धारण के लिए होते हैं। इनको हम बोलते हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र को हम बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। इनसे कैसे लिंग निर्धारण होता है वो हम देखेंगे। पहले होता है, पहली बात कि जो मेल होता है, जो नर होता है, और जो दूसरा फीमेल होती है, जो मादा होती है। इनके अंदर क्या होता है कि मेल के अंदर क्या होगा, जो एक जोड़ी जो लैंगिक गुणसूत्र पाया जाएगा वो कौन सा होता है, X और Y होता है। ठीक है, और जो फीमेल जो मादा होती है इसके अंदर जो एक जोड़ी गुणसूत्र पाया जाएगा वो कौन सा होता है, X और X, दोनों ही XX होते हैं। जोड़ी यानी टोटल कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। अब आपको रिमाइंड होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो स्पर्म और जो ओवम जो बनते हैं, स्पर्म यानी जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु, किस में बनते हैं, मेल में बनते हैं, और फीमेल में क्या बनते हैं, ओवम, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाणु, है ना। ये दोनों बन के जब ये दोनों संलयन होते हैं, यानी ये दोनों मिलते हैं, मिलकर क्या होता है, इनमें निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। उसके बाद आगे इससे क्या होता है, नया जीव बनता है। तो जब स्पर्म और जो ओवम है, जब ये दोनों जब बनते हैं, एक चीज़ याद रखना, मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, एक जोड़ी ही होती है। एक जोड़ी ही पाए जाएंगे, ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। अब जब मेल से शुक्राणु यानी X और Y 2 हो गए, इसको अपने रफ कर देते हैं एक बार, X और Y 2 हो गए, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, 2 X और X। इनका जब निषेचन होता है तो इन दोनों के अंदर से, इन दोनों में से एक आएगा, और इन दोनों में से भी क्या होता है, एक ही आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से X आ जाए और इधर से तो दोनों ही X हैं, इनमें से भी अगर X आ जाए तो यानी जो बच्चा होगा वो क्या हो जाता है, दोनों X और X 2X हो गए, तो यानी जो बच्चा होगा वो क्या होगा,
XX कौन सा होगा? फीमेल यानी मादा होगा। अगर इसके अलावा ये कंडीशन हो कि जो शुक्राणु से क्या आ जाए, Y आ जाए, और अंडाणु से क्या आ जाए, X आ जाए, यानी दोनों क्या बन जाएंगे, YX, या इसे हम बोल दें XY बन जाए, तो क्या होगा, जो बच्चा होगा वो क्या होगा, नर होगा, है ना। तो इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेल पे, नर पे, यानी जो फादर होता है उस पे डिपेंड करता है, ना कि मदर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो थे लैंगिक हार्मोन के बारे में। इनके अलावा, लैंगिक हार्मोन के अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ और हार्मोन भी पाए जाते हैं। हम बात करेंगे उनकी, अन्य हार्मोन की हम बात करेंगे। सबसे पहला हार्मोन होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा होता है इंसुलिन हार्मोन। तीसरा होता है एड्रेनलिन हार्मोन। तीसरा होता है एड्रेनलिन हार्मोन। और चौथा होता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये हार्मोन किस किस के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे गले के अंदर पाई जाती है, गले में पाई जाती है। सेकंड था हमारा इंसुलिन हार्मोन। ये हार्मोन किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। इसके बाद है एड्रेनलिन हार्मोन। ये किया जाता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। और जो वृद्धि हार्मोन है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और एक छोटी सी चीज़ हो रहा है, एक्चुअली ये आपके बुक में नहीं दिया और लेकिन एक्स्ट्रा में है। जो अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है, ये हमारे पेट के अंदर पाई जाती है। एड्रिनल जो ग्रंथि है वो कहाँ होती है, हमारे किडनी के पास पाई जाएगी। और जो पीयूष ग्रंथि है ये भी क्या होती है, हमारे गले के अंदर, गले के पास पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि हार्मोन क्यों ज़रूरी है। अगर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन ना छोड़े तो क्या हो जाएगा, क्या इससे कोई लॉस होगा या नहीं होगा। इससे क्या होती है, अगर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन ना छोड़े तो क्या हो जाता है, जो हमारा गला है वो फूल कर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे क्या होती है, गोइटर नामक एक बीमारी होती है वो हो जाती है, जिसमें क्या होता है, गला फूलकर मोटा हो जाएगा। अगर अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन ना छोड़े तो क्या होता है, ये हम कॉमनली सुनते हैं ना, कुछ लोगों के प्रॉब्लम होती है शुगर की, या जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़।
मधुमेह ये बीमारी हो जाती है अगर अग्नाशय द्वारा बैलेंस के अंदर इंसुलिन हार्मोन ना छोड़ा जाए। अगर एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनेलिन हार्मोन ना छोड़े तो क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो साल्ट की जो क्वांटिटी होती है यानी जो नमक की मात्रा होती है वो क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाती है। असंतुलित होने से क्या हो जाता है, जो तनाव चिंता की ये जो कंडीशन होती है ये क्या हो जाती है, ये बढ़ने लगती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हो गया, जो टेंशन होगी, है ना, ये जो बीमारियां हैं ये किसके कारण हो जाती है, एड्रिनल ग्रंथि अगर एड्रिनेलिन हार्मोन ना छोड़े तो। अगर पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन ना छोड़े तो क्या होता है कि जो हाइट है वो क्या हो जाती है, कम रह जाती है। ठीक है, कुछ लोग जो बौने होते हैं उनका रीज़न यही होता है कि उनके अंदर जो पीयूष ग्रंथि है वो सही तरीके से वृद्धि हार्मोन नहीं छोड़ पा रही। ये तो थी मनुष्य की बात। इसके अलावा जो कीट होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कीट हो गए, मेंढक हो गए, इनके अंदर भी क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था कायांतरण, लास्ट क्लास अगर आपने लगाई है तो आपको कायांतरण अच्छे से याद होगा कि टैडपोल से वयस्क बनने तक जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। और ये कायांतरण किसके द्वारा, कीटों के अंदर जो कायांतरण है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कीट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मेंढक के अंदर, और ये जो टैडपोल है ये किस में बनता है, मेंढक के अंदर ही तो बनता है ना। मेंढक जब अंडे देता है तो अंडे के बाद जो अवस्था आती है उसको क्या बोलते हैं, टैडपोल अवस्था बोलते हैं, उसके बाद ही वयस्क बनता है। ठीक है, एक चीज़ और कि जो मेंढक होता है, मेंढक के अंदर भी थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ा जाता है, किसके द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ा जाता है। और इसका नियमन मतलब इसका ये अगर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन कैसे छोड़ती है कि मेंढक जो है वो कहाँ रहता है, तालाब में यानी जल के अंदर रहता है। अगर उस जल के अंदर आयोडीन की मात्रा, अगर आयोडीन की मात्रा कम होती है यानी उसको प्रचुर मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पाता तो ये जो ग्रंथि है ये थायरोक्सिन हार्मोन सही ढंग से स्रावित नहीं कर पाती, और जिसके कारण क्या होता है कि जो टैडपोल है वो वयस्क नहीं बन पाता। ठीक है, अगर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं छोड़ती तो टैडपोल क्या है, वो वयस्क यानी मेंढक नहीं बन पाता, वो उतना ही रह जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है किशोरावस्था में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या क्या है। किशोरावस्था में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हम ग्रोथ करते हैं
है ना। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, पहली होती है हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर हमारी हेल्थ बिल्कुल सही होगी, तो हमारी ग्रोथ भी अच्छे से होगी, है ना। हमारा स्वास्थ्य अच्छा कैसे रह सकता है? स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि संतुलित आहार, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार। और संतुलित आहार कौन सा होता है? जिस खाने में क्या हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सब चीज़ें, और एक रह गया आपका वाटर। ये सब चीज़ें जिस आहार, जिस भोजन के अंदर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। और अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो जो हमारा जो हेल्थ है वो क्या, उसमें हमेशा क्या रहती है? इम्प्रूवमेंट होती रहती है। यानी हमारी हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही रहती है, हम बीमार नहीं होते। और अगर हम बीमार नहीं होंगे तो जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी वृद्धि है, वो नहीं रुकेगी, वो कंटिन्यूसली रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट किशोरावस्था के लिए क्या हो गया? हेल्थ। दूसरा क्या हो गया? संतुलित आहार। इसके अलावा तीसरा क्या होता है? शारीरिक व्यायाम। यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है? सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना सबसे बेस्ट माना गया है। मॉर्निंग वॉक को कि जो हमारी टीनेजिंग एज होती है, जो किशोरावस्था होती है, उसमें हमारी क्या होती है? वृद्धि हो रही होती है। तो उसके लिए शारीरिक व्यायाम, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। ये करने से क्या होता है? हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, ठीक है। और इसके अलावा एक आपकी बुक में दिया हुआ एक्स्ट्रा पॉइंट, नशीली दवाओं का सेवन। नशीली दवाओं का सेवन, इसमें क्या बताया हुआ है आपके कि जो किशोरावस्था होती है ना, जो टीनेजिंग एज होती है, वो क्या होती है? एक अट्रैक्शन की एज होती है। उसमें हम आकर्षित होते हैं, हमारी जो सोचने की जो क्षमता है वो विकसित हो रही होती है, हम मैच्योर नहीं होते, हम मैच्योरिंग फेज़ के अंदर होते हैं। तो हमें जो भी हमें बताया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग वही काम करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जो ड्रग्स के स्मगलर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये बताते हैं कि जो ड्रग्स अगर आप लेते हो तो क्या होता है? आप टेंशन फ्री फील करोगे और लाइट फील करोगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। ड्रग लेने से क्या होता है? कुछ टाइम के लिए आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद में आपको क्या होता है? वो फिर से वो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम आप कुछ ज़्यादा लाइट फील इसलिए करते हो क्योंकि जो आपका दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है और आपको नींद आती है, ठीक है। इसलिए वो आपको अच्छी लगती है चीज़, और अगर एक बार आपने ली तो फिर आपका फिर से लेने का मन करेगा। और इसके कारण क्या होती है कि आपको नशीली दवाओं की लत लग जाती है। अगर आपको इन दवाओं की लत लग जाती है, वो भी किशोरावस्था के अंदर, तो इसे आप चाह के भी नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि ये आपकी अट्रैक्शन की फेज़ होती है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, मेनली तो आपका टॉपिक यहाँ तक ही था। ये आपकी बुक में एक एक्स्ट्रा से दिया हुआ था पॉइंट, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।